नमस्कार, मैं अंकुश कुमार। स्वागत है आपका नर्सिंग ऑफिसर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की एना फिजियो पढ़ेंगे, किस तरह से रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है उसके बारे में देखेंगे। एक नॉर्मल एडल्ट पूरे दिन भर में लगभग 21,000 बार सांस लेता है। उसको हम एक आइडिया देखें कि एक व्यक्ति एडल्ट का जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो 12 से 16 रेस्पिरेशन पर मिनट होता है। तो एवरेज मान के मैंने निकाला 15। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो लगभग आप इनको देखोगे तो 21,600 कुछ आता है। वो मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है ना। तो लगभग 21,000 बार एक व्यक्ति सांस लेता है। और रेस्पिरेशन की दो फेज होती है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो उसको देखेंगे हम। इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है उसमें एक व्यक्ति औसतन लगभग 21% ऑक्सीजन लेता है। हमारे इन्वायरमेंट में 70% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.04% CO2 है एंड अदर गैसेज है। तो जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट में गैसेज हैं, वो इंस्पायरेशन के थ्रू लंग्स तक जाती है, ठीक है, और वहां पे एल्वियोलाई तक पहुंचती है और उसके बाद वहां से CO2 एल्वियोलाई के अंदर आती है और वो ब्रीथ आउट कर दिया जाता है। तो एल्वियोलाई से जब ब्रीथ आउट होती है तो एक्सपायरेशन के थ्रू 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और 16% ऑक्सीजन होती है जब बाहर एक्सपायरेशन होता है। तो हम देखते हैं इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। वैसे तो ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हमारे हाथ में नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता कि हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम इसको वॉलेंट्री कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम ये मेडिटेशन वगैरह कर पाते हैं, बहुत तेज तक अपने सांस को होल्ड करो, लंग्स की जो एक्सरसाइज है वो सब हो पाती है, क्योंकि कुछ हद तक हम वॉलेंट्री कंट्रोल भी रखते हैं रेस्पिरेशन पे। तो अगर इंस्पायरेशन की बात करो तो 21% ऑक्सीजन ब्रीद इन की जाती है और 0.04% CO2 ब्रीद इन की जाती है। और एक्सपायरेशन जो प्रोसेस है, ब्रीथ आउट की जो प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है और इसमें ऑक्सीजन 16%, लेकिन CO2 बढ़ के 4% निकलती। अगर रेट की बात करो, रेस्पिरेटरी रेट की, तो एक एडल्ट के नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है 12 से 16 बीट पर मिनट और न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो उसकी रेट होती है 30 टू 60 बीट पर मिनट। बीट बोल दो या रेस्पिरेशन पर मिनट बोल दो। टेकिपनिया, टेकिपनिया का मतलब ये जब ज्यादा सांस ली जाती है नॉर्मल से, तो नॉर्मल होती है 12 से 16, लेकिन अगर 20 से ज्यादा रेस्पिरेशन एक मिनट में बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेकिपनिया। और इसी तरह से ब्रेडिपनिया कब बोलेंगे, जब रेस्पिरेशन रेट 12 से कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रेडिपनिया। मोस्टली रेस्पिरेशन फेज दो तरह की है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसी तरह से रेस्पिरेशन भी दो प्रकार का होता है, टाइप भी दो है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये देखिए, ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये इंटरनल रेस्पिरेशन है, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, और ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब हुआ जो हमने सांस ली उसके बाद जो गैसेस है वो एल्वियोलाई तक पहुंची, एल्वियोलाई से ब्लड में जो एक्सचेंज हुआ उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तक काउंट करते हैं। और जो कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन की सेल्स है, जो सेल्स है उनमें और जो ब्लड में एक्सचेंज हुआ गैसेस को, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये कैपिलरीज में होता है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो बॉडी को सांस लेने के बाद एल्वियोलाई तक होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसी तरह से ब्लड और सेल्स के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि ऑर्गन्स में होता है, ऑर्गन्स में सेल्स होती है। तो ये है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। या इन्वायरमेंट लंग्स, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है ये, और ये होता है इंटरनल ब्लड और सेल्स के बीच में होता है।
इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होती है, ठीक है, और CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का। किसी भी चीज को अगर आप बाहर भी जलाते हैं, कुछ भी मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन की नीड होती है। अगर एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो किसी भी चीज को जलाना मुश्किल है। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, जिसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है, और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, बाहर से इन्वायरमेंट से लेते हैं। और जब वो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? पानी, H2O एंड CO2, और उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, फिर वही रेस्पिरेशन के थ्रू। इसके अलावा जो सेकेंडरी फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो क्या क्या है, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस ऑफ स्मेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज होती है, नोज के यहां पे एक ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व इस तरह से होती है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। तो ये क्या करती है, अपने जो भी स्मेल होती है, सुगंध होती है, बदबू होती है, उसको ऑल्फैक्टरी सेल्स क्या करती है, ऑल्फैक्टरी नर्व तक पहुंचाती है, और फिर हमारा ब्रेन उसको पता लगाता है कि यार ये कोई ना कोई स्मेल है। नेक्स्ट, स्पीच प्रोडक्शन का काम करते हैं। स्पीच प्रोडक्शन कहां से होता है? लेरिंग्स से। वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और ये एडम सेप्पल जो है, ये मेल्स में प्रोमिनेंट होता है और फीमेल्स में प्रोमिनेंट नहीं होता। मतलब मेल्स में ये इजीली दिखाई देता है, अलग से उभरा हुआ दिखाई देता है। इसको एडम सेप्पल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, कार्टिलेज होती है। तो ये थायराइड कार्टिलेज मेनली मेल्स में डोमिनेंट होती है। तो ये है आपका लेरिंग्स। इसके अलावा थर्ड फंक्शन है मेंटेन पीएच मेकिंग H2CO3 बैलेंस। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म में दो चीजें बनती है, पानी यानी H2O एंड CO2। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जब CO2 ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, वहां पे पीएच और H+ आयन अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करता है, पानी टूट के H2O CO2 टूटती है और H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो पीएच है उसको मेंटेन कर लिया जाता है लंग्स के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें तो ये मेंटेन बॉडी वाटर लेवल। बॉडी वाटर आपने पढ़ा था कि हम किस तरह से किडनी से एक्सपायरेट करते हैं, उसी तरह से लंग्स से भी कुछ वाटर का लॉस होता है, जिसको हम इनसेंसिबल लॉस भी बोलते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं होता, पेपर के थ्रू जो निकलता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हीट बैलेंस भी करता है ना। अगर पेशेंट, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसमें हीट बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन हीट को भी बाहर निकालता है। अगर हीट कम है तो बाहर से एनर्जी को ले सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें तो ये पल्मोनरी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी एक्टिवेट करता है ना, ब्लड के सॉरी आपके वाटर बैलेंस के लिए। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहां पे होता है, किडनी में होता है, लेकिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां से सीक्रेट होता है, पल्मोनरी से, लंग्स से सीक्रेट होता है, उसके बाद ही किडनी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें, हमने पढ़ लिया एंटीकोगुलेंट का भी काम करता है, क्योंकि जो मास्ट सेल है वो क्या करती है, हिपेरिन को सीक्रेट करती है, और हिपेरिन क्या करता है, आपके जितनी भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, या यूं बोलो कि जो इन्फ्लामेशन की रिएक्शन है, उसमें हिपेरिन अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप बात करो कि रेस्पिरेशन भी दो तरह का होता है, रेस्पिरेशन की फेज भी दो तरह की होती है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी दो टाइप का होता है। मतलब उसको दो भागों में बांटा जाता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज से लेके लेरिंग्स तक का जो पार्ट है, इसको हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं, और लेरिंग्स से नीचे अगर हम बात करें तो ये होता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है, नोज या नेजल कैविटी। उसके बाद साइनसेस। देखो अब साइनसेस, साइनस देखोगे आप, ये देख रहे हो, यहाँ पे साइनस देख पा रहे हो, ये फीमेल का फोटो है, यहाँ पे साइनस देख पा रहे हो आप, अभी देखेंगे। ये है आपके
फ्रंटल साइनस, यहाँ पे जो साइनस होते हैं इनको बोलते हैं फ्रंटल साइनसेस, साइनस। नेक्स्ट ये है आपके इथमोइड साइनस। नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपके यहाँ पे होते हैं स्फिनोइड साइनस। और अब होगा आपके एक और साइनस बचा है, वो है मैक्सिलरी साइनस। यहाँ पे इस तरह से होता है, ये होता है आपके मैक्सिलरी साइनस। ये क्या है, होलो मैक्सिलरी, ये क्या है, होलो बॉडी कैविटी है, ठीक है। तो जब भी हमारे कोल्ड वगैरह होता है तब भी बोलते हैं कि साइनसेस में सूजन आ गई है, तो ये यहां से क्या करते हैं, रेजोनेंस का काम करते हैं, जो एयर है उसके रेजोनेंस का काम करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी में साइनसेस होते हैं। ये आपके लेरिंग्स से यहां तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज होती है, साइनस होते हैं, ठीक है। इसके बाद फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स कौन कौन से होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, है ना। टॉन्सिल्स आते हैं यहाँ पे, टॉन्सिल, एडिनोइड और पेलेटाइन टॉन्सिल, ठीक। फिर लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है आपके, वोकल कॉर्ड, ये रहा आपका वोकल कॉर्ड है। इसके ऊपर क्या होता है, ग्लोटिस होता है, इसकी कवरिंग होती है ग्लोटिस। और जो ग्लोटिस है उसके ऊपर क्या होता है, ट्रेकिया के, ये जो है ट्रेकिया के ऊपर होता है ग्लोटिस, और उसके ऊपर होता है एपिग्लोटिस। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, एपिग्लोटिस अपने आप कार्टिलेज टाइप होता है, तो ये अपने आप बंद हो जाता है, तो खाना ट्रेकिया में नहीं जाए, तो उसके लिए होता है। और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, लंग्स, अभी देखेंगे किस तरह से बनती है ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो ये है आपके ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है आपके। ट्रेकिया के बाद ये ट्रेकिया यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं केरिना, जहां से ट्रेकिया दोनों पार्ट में डिवाइड होती है। फिर यहां से ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये वाली प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। तो अगर हम लंग्स की बात करें तो राइट लंग्स में 10 ब्रोंकियाई पहुंचती है और लेफ्ट लंग में 8 ब्रोंकियाई पहुंचती है। राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। राइट लंग्स जो होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। और जो राइट पल्मोनाई ये होती है, ये इस तरह से होती है। अगर अलग से हम बात करें तो जो ट्रेकिया है इस तरह से राइट प्राइमरी ब्रोंकस होती है, और जो लेफ्ट होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो जब भी कोई भी सिक्रेशन बनता है, एस्पायरेशन होता है, तो राइट लंग्स के राइट लंग्स में एस्पायरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल होता है, मोस्ट जितना भी सिक्रेशन है यहां पे जल्दी से जाएगा। तो इस तरह से इसकी बनावट होती है, ठीक है। इसके बाद आपके ट्रेकिया इस तरह से टूटती है। फिर यहां पे आता है फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स। लेरिंग्स की अगर हम बात करें तो ये है आपके एपिग्लोटिस, ये आपके थायराइड कार्टिलेज है, जो मैंने आपको बताया कि एडम्स एप्पल्स होती है, मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये ब्लू कलर की जो है ये आर्टिनोइड कार्टिलेज है। और ये लेरिंग्स के पास में ये होती है आपके, मतलब लेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया की फर्स्ट रिंग मान के चलो, तो वहां पे होती है क्रिकोइड कार्टिलेज, कार्टिलेज। अब देखो हम लंग्स का एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपके ट्रेकिया, ये केरिना है, इस तरह से। ये प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकाई, यहां से ये
टुकड़े हुए इसके, ये सेकेंडरी, फिर टर्शरी, टर्शरी के बाद टर्मिनल, इसी के अगर टुकड़े करते जाए ये टर्मिनल, और टर्मिनल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनती है। जो टर्शरी होती है ये राइट में 10 होती है और लेफ्ट में 8 होती है, 8 टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं जब इनकी लेंथ साइज जो है वो 1 mm रह जाती है डिवाइड होते होते, तो उसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो अब इनकी कितनी रह जाती है, व्यास जो है 0.5 mm, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिर एल्व्यूलर सेक में खुलते हैं, वहां पे क्या होता है, एल्व्यूलाइज होती है। तो अगर हम एक एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो उसमें लगभग 300 मिलियन एल्व्यूलाई होती है। एल्व्यूलाई क्या है, एक स्ट्रक्चरल सेल है या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लंग्स की। ठीक है, और ये मेनली 2 तरह की होती है, तो हम देखेंगे टाइप 1 एल्व्यूलर सेल और टाइप 2 एल्व्यूलर सेल। वैसे 3 तरह की होती है, तो अभी हम इसको दोबारा देखते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ये लंग्स तक हम पहुंच गए थे, है ना, अपर लोअर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्टार्ट होता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, लंग्स हमने देख लिया था। लंग्स के बाद रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट कौन सी होती है, जब मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट हो गए और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अब क्या करेंगे, एल्व्यूलाई, एल्व्यूलर सेक में खुलते हैं, और वहां उस चीज को हम बोलते हैं, उस पूरे को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी यूनिट, जहां पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। एक्चुअल रेस्पिरेशन जहां पे होता है हम उसको रेस्पिरेशन यूनिट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब एक टाइडल वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा कि 500 सीसी हम एयर लेते हैं एक बार में, टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 सीसी है, जिसमें से 350 हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचता है, बाकी 150 कहां रह जाता है, डेड स्पेस में ही रह जाता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक रहता है 150 ml, और जो बाकी 350 ml है वो उससे आगे पहुंच पाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, जहां पे एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता है। उसमें क्या क्या आते हैं, एल्वियोलाई और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो एल्वियोलाई है उसके अंदर जहां पे एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन ब्लड से कांटेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम बात करें, ये आपके हो गया पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डायफ्राम। डायफ्राम, रिब केज और एब्डोमिनल मसल्स, ये सारी मसल्स क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है। जिसमें से भी अगर प्राइमरी मसल्स की बात करें तो ये डायफ्राम है, जो रेस्पिरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है। ये आपसे पूछा जाता है, इसकी ब्लड सप्लाई भी पूछी जाती है। डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है वो है फ्रेनिक आर्टरी। ये 2010 के बाद से पूछी जा रही है, पहले भी पूछी जाती रही है और अभी भी पूछी जाती रही है। एल्वियोलाई में अगर हम बात करें तो 2 तरह की मोस्टली सेल होती है जो एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलर, ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे मेनली 2 तरह की सेल होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। ठीक, टाइप फर्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे मेनली रेस्पिरेशन होता है, 95% होती है, और सेकेंड होती है सिर्फ और सिर्फ 5%। तो यहाँ ये क्या करती है, रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल होती है। और जो ये 5% है ये क्या करती है, सर्फेक्टेंट बनाती है। सर्फेक्टेंट किससे मिलकर बने होते हैं, फोस्फोलिपिड से। ये क्या होते हैं, एक सर्फ की तरह की लिपिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, चिकनाहट बना के रखते हैं, लिपिड से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एल्वियोलाई जो होते हैं उनको आपस में चिपकने नहीं देते। ठीक है,
एल्वियोलाई आपस में नहीं चिपकेंगे तभी वो दोबारा फूल पाएंगे, है ना। तो इस तरह की कंडीशन को बचाने के लिए हमारे सर्फेक्टेंट रिलीज होते हैं। और कुछ मात्रा में मैक्रोफेजेस सेल्स होती है जो क्या करती है, जो भी हमने रेस्पिरेशन लिया तो उसके साथ अगर धूल मिट्टी आई, तो धूल मिट्टी अगर यहां तक पहुंच गई तो ये मैक्रोफेजेस क्या करती है, उसको इनगल्फ कर लेती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट कहां से होता है, फर्स्ट ऑर्गन क्या है, नोज। तो नोज में हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो यहां रुक जाती है, या जो म्यूकस है ये रोक लेते हैं। उसके अंदर जाते जाते भी फिर एपिग्लोटिस ग्लोटिस वहां रुकती है, अंदर भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है वहां पे रुक जाती है। पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे म्यूकस सिक्रेट होता रहता है, म्यूकस से चिपक जाती है। लेकिन अगर उन सब से भी बच के ये मैक्रो वहां तक एल्वियोलाई तक भी पहुंच गई तो जो मैक्रोफेजेज हैं ये क्या करती हैं, उसको इनगल्फ कर लेती है। इसलिए हमारे जो ग्लोटिस है इसको भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कफ रिफ्लेक्स करता है। कोई भी खाने का कण या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे ट्रेकिया में पहुंचने लगती है तो ग्लोटिस क्या करता है, उसको रोकता है। उसके ऊपर होता है एपिग्लोटिस, तरह की कवरनुमा संरचना। अब एपिग्लोटिस वैसे तो हमेशा लगा होता है, लेकिन बहुत सी बार कहते हैं ना कि हाँ मतलब खाते वक्त है ना हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हंसने से क्या हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। तो हंसता है कोई व्यक्ति तो उसका एपिग्लोटिस हटा, और ग्लोटिस में अगर कोई फूड का कण गया तो वहां क्या होगा, अचानक से कफिंग या स्नीजिंग रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट डिफेंस करता है सबसे पहले कि अंदर लेरिंग्स में सॉरी ट्रेकिया में उसको जाने ही नहीं देता फूड के कण। ठीक है, तो इस तरह से फूड के कण को बचाया जाता है जाने के लिए। ट्रेकिया की हम अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। और ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, ये जो ट्रेकिया है इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। ये 16 से 20 होती है, ठीक है। और ये ईसोफेगस से आगे की तरफ होता है, इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस होता है। इस तरह से ट्रेकिया में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद।